हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश शाह आपके सामने हाजिर हूँ फिज़िक्स की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ लिवर। बहुत छोटा सा टॉपिक है ना, लेकिन कई बार आपके एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल बन जाता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ से कैसे कैसे सवाल बनते हैं, है ना, और उससे हम लोग डिस्कस करते हैं लीवर को। ये देखिए, बायो वाला लीवर अलग है। बायो में जो लीवर है LIVER है, वो उसको हम लोग बोलते हैं यकृत या जिगर, है ना। और यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे लीवर, वो क्या है? वो है आपका उत्तोलक। उत्तोलक क्या होता है अभी अब हम लोग चर्चा करते हैं। लास्ट में हम लोग कुछ सवाल देखेंगे, 5 सवाल हैं आज, है ना। ज़्यादा सवाल तो नहीं है, बट उससे हम लोग देखेंगे। और आज हो सकता है कि जैसे लीवर हमारा कंप्लीट हो, हम लोगों का जो नया टॉपिक है वर्क, एनर्जी एंड पावर, उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा लीवर। लीवर या फिर जैसे हम क्या कहते हैं, उत्तोलक। उत्तोलक याद रखिएगा, जब हम लोग बात करते हैं लीवर की, यह क्या है? यह एक प्रकार का मशीन है ना। और मशीन क्या है? तो आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी होगी, है ना। तो उसमें मशीन का जो डेफिनेशन है, इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन था, लेकिन मशीन सिंपली अगर हम बात करें, एक ऐसा कोई चीज़ जो हमारे कार्यों को क्या कर दे, आसान कर दे, जो हमारे वर्क को क्या कर दे, ईजी कर दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मशीन कहते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल, किसी बिंदु पर जो है ना, इसका वेग अधिकतम होगा, कहीं पर न्यूनतम होगा, है ना। जब वो सबसे क्या होगा ना, सब देखिए सबसे दूर होगा, तो वहाँ पर उसका जो है वेग होगा, क्या होगा वो, जब वो सबसे क्या होगा, नज़दीक होगा। नज़दीक होगा तो सबसे क्या होगा, उसका वेग अधिक होगा। जब सबसे दूर होगा तो सबसे कम होगा। ठीक है, वो लास्ट में आप लोग पूछ लीजिएगा। याद रखिएगा, लीवर क्या है? लीवर एक ऐसा मशीन है, लीवर एक ऐसा मशीन है। आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप लास्ट में पूछ लेना। पहले हम इस टॉपिक को एक बार कंप्लीट कर लें। जो हमारे कार्यों को क्या करता है? आसान बना देता है, आसान कर देता है। जो हमारे कार्यों को आसान कर देता है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको कोई पैंच है ना, कोई मान लीजिए पैंच है, उसको किसी उसमें मशीन में आपको लगाना है। अगर आप उसे हाथ से लगाओगे, लगता है क्या? नहीं लगेगा। ठीक है, अरे यहाँ पर गलत हो गया स्पेलिंग, सॉरी। ये लीवर है ऐसे, ठीक है, लीवर, सॉरी, समझिए। हाँ, LIVER होगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई पैंच है, उसको किसी मशीन में लगाना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? एक पिलास आता है या रिंच आता है, उससे क्या करते हैं, उससे आप लगाते हो। इधर मान लीजिए अगर आपको कोई नट्स है, जैसे मान लीजिए सुपारी, हाँ सुपारी, उसको अगर आपको तोड़ना होता है तो आप किसके? सरोते का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आप, या स्क्रू ड्राइवर वगैरह भी, है ना, स्क्रू ड्राइवर से उससे आप ऐसे पैंच कसते हैं। इसके बाद जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी चीज को काटना है, मान लीजिए कोई कठोर चीज है, उसको काटना है, तो उसके लिए कैंची का यूज करते हैं, है ना। ये जितने भी ऐसे मशीन होते हैं ना, जो हमारे कार्यों को आसान कर देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं लीवर। और लीवर के अंदर 3 बिंदु होते हैं, समझिएगा। लीवर में कितने बिंदु होते हैं? 3 बिंदु। जैसे मैं एक लीवर यहाँ पर एक चित्र बना रहा हूं, आप लोगों को भी ये चित्र बनाना है, बाकी मैं अभी आगे चित्र दिखाऊंगा भी आपको। ये मान लीजिए यहां पर 3 बिंदु का होना आवश्यक होता है लीवर के अंदर। एक बिंदु होता है जो बीच में होता है, इसे मतलब मान लीजिए ये डिपेंड करता है लीवर के ऊपर। यहां पर मैं बीच में ले रहा हूं, ये मान लीजिए ये जो है, ये क्या है? ये है आपका फ्लक्रम पॉइंट। क्या है? फ्लक्रम पॉइंट। फ्लक्रम पॉइंट या फिर जिसे हम कहते हैं आलंब बिंदु। अभी आप समझो, एक होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लोड पॉइंट।
या जिसे हम कहते हैं भार बिंदु, और एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं एफर्ट पॉइंट, या जिसे हम लोग कहते हैं प्रयास बिंदु, प्रयास बिंदु। ठीक है, प्रयास बिंदु, समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए आप लोग, एक होता है बेलचा, बेलचा मतलब समझते हैं क्या होता है, वो जो मिट्टी वगैरह उठाने के लिए है ना यूज करते हैं, या कुदाल हो गया, उसमें जब मिट्टी वगैरह उठाते हैं या कुछ भी उठाते हैं तो वो जो बेलचा टाइप का होता है, इस तरह का होता है ना, इस तरह का होता है, ये इस तरह का है ना, इस तरह का। यहां पर क्या होता है, यहां पर आप देखो, इसमें क्या होता है आपका, यहां पर लोड होता है, यहां पर क्या होता है, लोड होता है, और यहां पर क्या होता है इसका, यहां पर से आप पकड़ के उसे उठाते हैं, ये क्या होता है आपका, ये आपका एफर्ट होता है, यहां पर लगाते हैं। इसके बाद इसी तरह जैसे आपका कुदाल है, कुदाल में भी आपका लोड किधर, इधर होता है, एफर्ट कहां पर आप ऊपर से लगाते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे अलग अलग प्रकार का जो लीवर होता है। लीवर के मतलब सबसे पहले आपको यह समझना है कि कोई भी उत्तोलक है उसमें 3 बिंदु होंगे, लोड बिंदु मतलब कि लोड पॉइंट या भार बिंदु, फ्लक्रम पॉइंट या आलंब बिंदु, और एक होगा एफर्ट पॉइंट या जिसे हम क्या कहते हैं, प्रयास बिंदु। ठीक है, तो लीवर में कितने चीजों का होना आवश्यक है, 3 बिंदु का होना आवश्यक है। कोई भी उत्तोलक होगा उसमें 3 बिंदु का होना आवश्यक है, लोड पॉइंट, फ्लक्रम पॉइंट और एफर्ट पॉइंट, या भार बिंदु, आलंब बिंदु और प्रयास बिंदु। अब ये क्या है, इसके ऊपर अब हम लोग बात करते हैं। पहले आप इसे नोट करिए, फिर इसके आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। चले, ठीक है। अब देखिए, नहीं टाइम कोई जरूरी नहीं है किस दूरी पर है, वो तो अभी हम लोग क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए चित्र है, ये आपको समझ में आ जाएगा इससे। ये चित्र है, देखो यहाँ पर जैसे एक ये क्या है, लीवर है, यहाँ पर इसका क्या है, फ्लक्रम है बीच में, यहाँ पर ये लोड है, और यहाँ पर क्या लगाया जा रहा है, एफर्ट लगाया जा रहा है। ये 3 पॉइंट होते हैं लीवर के अंदर, है ना, 3 पॉइंट होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, तो याद रखिएगा किसी लीवर में, किसी उत्तोलक में 3 बिंदु का होना अनिवार्य है, 3 बिंदु का होना अनिवार्य है। कौन कौन सा, पहला लोड पॉइंट या जिसे हम कहते हैं भार बिंदु। भार बिंदु कहां क्या होगा, जहां पर वस्तु को रखा जाएगा, जहां पर वस्तु को रखा जाता है, where object is placed, that is known as load point। एक होता है आपका एफर्ट पॉइंट या प्रयास बिंदु, जहां पर हम लोग बल लगाते हैं, एफर्ट पॉइंट जहां पर हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। एफर्ट पॉइंट या प्रयास बिंदु जहां पर बल लगाया जाता है, where force is applied, where force is applied। और तीसरा याद रखिएगा फ्लक्रम पॉइंट, फ्लक्रम पॉइंट या फिर जिसे बोलते हैं आलंब बिंदु। आलंब बिंदु क्या होता है, जहां पर पेंच लगा होता है, जहां पर स्क्रू लगा होता है, जहां पर स्क्रू या जहां पर पेंच लगा होता है, जहां पर पेंच लगा होता है, जहां पर स्क्रू लगा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं फ्लक्रम पॉइंट, है ना। लोड पॉइंट जहां पर हम वस्तु को रखते हैं, एफर्ट पॉइंट जहां पर हम लोग क्या करते हैं, बल लगाते हैं, और फ्लक्रम पॉइंट जहां पर क्या होता है, पेंच लगा होता है। जैसे हाँ, शीशे झूले की तरह ये शीशा झूला जो है ना, तो वो भी क्या एक प्रकार का लीवर ही है, वो भी एक प्रकार का क्या है, उत्तोलक ही है, शीशा जो झूला होता है। और भी कई सारे एग्जाम्पल अभी हम लोग बात करेंगे। जैसे आप देखो सिंपल सा हम लोग बात करते हैं, एक मिनट रुक जाओ अभी, हाँ, जैसे हम लोग बात करते हैं, समझिए हमारे घर में क्या होता है, चिमटा,
चिमटा तो हर किसी के घर में होगा, आप लोग यूज भी करते होंगे, फायर टोंग जिसे हम लोग बोलते हैं। ये चिमटा है, मान लो आप लोग करते हो ना घर में यूज, रोटी सेकने के लिए या फिर किसी वस्तु को उठाने के लिए, है ना, ये सब यूज करते हैं। ये मान लीजिए फायर टोंग है, ये क्या आपका, ये एक चिमटा है, चिमटा या फिर जैसे क्या बोलते हैं फायर टोंग। अब यहां पर देखिए ये जो चिमटा है इसमें स्क्रू यहां पर लगा है, तो इसका मतलब कि ये क्या है, इसका स्क्रू जहां पर लगा है उसको क्या बोलते हैं, फ्लक्रम पॉइंट। ये क्या हो जाएगा, इसका फ्लक्रम पॉइंट होगा ना, बताइए। ये इसका फ्लक्रम पॉइंट यानी आलंब बिंदु होगा। अब यहां पर रोटी कहां पर सेकते हैं, इधर, यहां पर रोटी पकड़ते हैं ना, या किसी चीज को यहां पर पकड़ते हैं इससे, ये जो यहां पर होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, लोड कहां पर दे रहा है, लोड कहां पर दे रहा है, इस पॉइंट पर, तो ये इसका क्या हो जाएगा, लोड पॉइंट, यानी इसका क्या हो जाएगा, भार बिंदु। और फोर्स आप कहां पर लगा रहे हो, ये बताओ। फोर्स आप बीच में लगाता है ना, यहां पर, या बीच में पकड़ के ऐसे चिमटा को दबाता है बीच से, बीच में ऐसे क्या करते हैं, चिमटा दबाते हैं, ये बीच में क्या हो जाएगा, इसका प्रयास बिंदु यानी एफर्ट पॉइंट, प्रयास बिंदु यानी एफर्ट पॉइंट। यहां तक बात सबको समझ में आ गई, यहां तक सबको समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत इसमें? बिल्कुल बना सकते हैं सुनील, डेफिनेटली कर सकते हैं। लास्ट में आप पूछ लेना, ऐसे कैसे करना बता दूंगा, लास्ट में आप पूछ लेना। और यहां पर आपको याद रखना है, 2 पॉइंट आपको याद रखना है जहां से आपसे सवाल बन सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट याद रखना, नोट में आप 2 पॉइंट लिख लीजिएगा, मैं इधर ही लिख देता हूं, यहां पर आप लोग नोट में 2 पॉइंट लिख लेना। किसी लीवर, पहला पॉइंट कि किसी उत्तोलक की एफिशिएंसी यानी दक्षता, किसी उत्तोलक की दक्षता 100% से कम होती है, यानी भी कोई भी जो उत्तोलक होगा ना, उसका जो एफिशिएंसी होगा वो क्या होगा, 100% से कम होगा। और दूसरा आपसे पूछा जाता है कि उत्तोलक किस सिद्धांत पर काम करता है, ठीक, उत्तोलक जो है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो याद रखिएगा उत्तोलक किस सिद्धांत पर काम करता है, उत्तोलक आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है हम लोग बात करेंगे, आगे चलेंगे तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक किस पर कार्य करता है, तो याद रखिएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये आप पॉइंट याद रखिएगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे आगे, है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और जो यहां पर अभी आकर पूछ रहा है, एफिशिएंसी का मतलब होता, दक्षता का मतलब होता है एफिशिएंसी, यानी कि वो क्या पूरा का पूरा क्या 100% आउटपुट देगा, तो याद रखिएगा 100% आउटपुट नहीं देगा, ठीक है। तो किसी भी लीवर की जो एफिशिएंसी होती है ना, वो 100% से कम होती है, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसे लीवर को, उत्तोलक को लीवर कहते हैं, इसे हिंदी में इंग्लिश में लिख लीजिएगा, efficiency of any liver is less than 100%, efficiency of any liver is less than 100%, and liver works on the principle, liver works on Archimedes principle, liver works on Archimedes principle, more than sufficient है क्वेश्चन, आप इसे बार बार पढ़ो और आप PYQ करो, आपको खुद ही पता चलेगा, है ना। करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल को ना बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, अभी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर टॉपिक पढ़ेंगे ना वहां पर, क्योंकि खुरपति जी मून पर ना जो आपका क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी जो है ना, पलायन वेग का मान बहुत कम है ना, एस्केप वेलोसिटी जो है वहां पर क्या है, बहुत कम है, इसलिए याद रखिएगा वहां पर क्या नहीं है, वायुमंडल नहीं है। डिक्टेटर मशीन क्या होता है जी, बिल्कुल, जैसे मैं ही देखिए मैं कितना प्रयास करता हूं समझाने का, है ना, तो मेरी भी एफिशिएंसी है क्या 100%। कुछ बच्चे होंगे ना जिनको समझ में नहीं आता होगा, मैं कितना भी प्रयास कर लूं, 5 बार भी समझा लेता हूं, लेकिन कुछ बच्चे हैं ना कि कहते हैं नहीं सर समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब क्या, मेरी भी एफिशिएंसी 100% नहीं है ना। दक्षता का मतलब होता है एफिशिएंसी राहुल, एफिशिएंसी का मतलब कोई भी मशीन है ना,
वो मतलब अपना जो है जो इनपुट देंगे उसका मतलब 100% आउटपुट नहीं देगा, कुछ ना कुछ वहां पर क्या होगा, कमी आएगी। ठीक है, जैसे मैं कितना भी आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, मतलब 5 वर्ष समझा, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिसको समझ, मेरी भी एफिशिएंसी 100% नहीं है। क्लियर, आ गई बात समझ में? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद। तो देखिए लीवर जो होता है ना, लीवर आपका 3 प्रकार का होता है। लीवर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तो अभी हम लोग उसकी बात करेंगे। ये फर्स्ट क्लास लीवर है। फर्स्ट क्लास लीवर का अभी हम लोग एग्जाम्पल, अभी इसका चित्र देखेंगे। फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास लीवर, ये सब देखेंगे। पहले हम लोग फर्स्ट क्लास लीवर देखते हैं। तो ये आप चित्र देखो, इसमें आपको चित्र से खुद समझ में आ जाएगा, दिख नहीं रहा होगा यहां पर आपको। यहां पर जो होता है ना फर्स्ट क्लास लीवर में, आपका फ्लक्रम पॉइंट जो होता है बीच में होता है, और लोड पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। लोड पॉइंट, एफर्ट पॉइंट वो साइड में रहता है। तो यानी कि फर्स्ट क्लास लीवर पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर उसके उदाहरण भी देखेंगे। तो लीवर जो होता है 3 तरह का होता है। फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट क्लास, ये भी बोलते हैं उत्तोलक के प्रकार। जितना देखिए बहुत छोटा टॉपिक है, और जितना मैं करा रहा हूं इतना ही आपको पढ़ना है। कैसे सवाल बनेंगे लास्ट में आपको कराएंगे। टाइप ऑफ लीवर, उत्तोलक के प्रकार। तो सबसे पहला है फर्स्ट क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर यानी कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक बोलते हैं इसको, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। याद रखिएगा इसमें क्या होता है, इसमें फ्लक्रम पॉइंट यानी आलंब बिंदु, इसमें फ्लक्रम पॉइंट बीच में होता है। फ्लक्रम पॉइंट किस में होता है? बीच में होता है। और लोड और एफर्ट पॉइंट क्या होता है? साइड में होता है। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल, आपको मैंने एग्जाम्पल याद रखना है। आपसे को कितना याद रखना है? तो आपको एक याद रखना है कि किसका फ्लक्रम पॉइंट, लोड पॉइंट, एफर्ट पॉइंट कहां पर होता है, और कौन सा पहले श्रेणी का उत्तोलक है, कौन सा। हाँ, किसी भी मशीन का एफिशिएंसी 100% नहीं होता है सर, है ना। तो इसका एग्जाम्पल जो है ना, एक तो आपका सीसॉ झूला जो होता है, आप लोग सीसॉ वाला झूला झूले होंगे, है ना। सीसॉ, सीसॉ झूला जो होता है, सीसॉ नहीं होता है झूला, एक ऐसे इधर बैठने वाला रहता है, इधर बैठने वाला रहता है, और बीच में ऐसे क्या रहता है, स्क्रू लगा होता है ना। बैठ के इस पर जो खेलते हैं बच्चे वगैरह। तो सीसॉ किसका एग्जाम्पल? इसी का एग्जाम्पल। दूसरा जैसे आप देखिए कैंची, कैंची यानी सीजर। सीजर जो होता है कैंची, किसका एग्जाम्पल है? क्वेश्चन कैसे पूछता है लास्ट में कराएंगे, क्वेश्चन अभी लास्ट में कराएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, इसी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पिलास। कई सारे एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। पिलास, पिलास में भी पैंच, जहां पर देखो पैंच बीच में लगा है, पिलास। इसके बाद नेल कटर, नेल कटर जो नाखून काटने वाला जो रहता है, चापाकल। इसके बाद और एग्जांपल लिख सकते हैं, साइकिल का ब्रेक, साइकिल का ब्रेक। और साइकिल को किसने बनाया था बता सकते हो तुम लोग? साइकिल का आविष्कार किसने किया? इसके बाद सरसी, सरसी, ठीक, सरसी। तो यहां पर आप देखिए चित्र में जैसे आपको दिया हुआ है, यहां पर चित्र जैसे मैं आपको दिखाऊं, है ना। ये देखिए, ये आपका क्या है, देखो कैंची। कैंची में देखिए फ्लक्रम पॉइंट कहां पर है? बीच में है। लोड और एफर्ट पॉइंट साइड में है ना। ये देखिए पिलास है आपका, पिलास है। ये आपका चापाकल है। चापाकल में भी जो आपका पेचकस है, वो पैंच जो है कहां पर रहता है? बीच में लगा होता है। ठीक है, मैकमिलन ने किया था, है ना। सरसी घर में ना ऐसे एक तरह का आप लोग यूज करते होंगे,
इस तरह का एक होता है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं देखते हैं थोड़ा सा। ये इस तरह का होता है ना, एक घर में यूज करते होंगे किसी चीज को पकड़, जैसे कोई चीज पकड़ने के लिए जो यूज करते हैं किचन में खास करके, है ना। तो यहां पर इसमें बीच में पैंच लगा, इसी को क्या बोलते हैं, सरसी बोलते हैं, सरसी, है ना। ठीक है। नेल कटर जो होता है, नेल कटर जो देखिए इसमें भी क्या होता है, नेल कटर में, नेल कटर इस तरह का होता है ना ऐसे, और बीच में ऐसे इसमें क्या लगा होता है, बीच में ऐसे पैंच लगा होता है, इसे यहाँ पर एफर्ट डालते हैं और यहाँ पर नाखून लगाते हैं, ऐसे ऐसे नाखून काटते हैं। तो नेल कटर जो नाखून काटने वाला होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग बोलते हैं, है ना। कहीं पर आपका अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से इसको जानते होंगे। ठीक है, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट और ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे एग्जाम्पल ही पूछेंगे, है ना। इससे आपसे एग्जाम्पल ही पूछेंगे कि कौन सा किसका, किस क्लास के लीवर का एग्जाम्पल है। तो यहां तक लिख लिया सभी ने। इसमें आपका तराजू भी आ जाएगा, तराजू भी लिख सकते हैं, तराजू जो होता है। और एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, तराजू, हम लिखता हूं, इधर लिख देता हूं यहां पे, नहीं देख तो तराजू जो होता है इस तरह से सब्जी वगैरह खरीदने, जो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वाला आ गया, लेकिन पहले ऐसे रहता था ना तराजू, ऐसे इस तरह से, है ना। ये जो तराजू था इसमें भी आपका क्या होता था, बीच में वो रहता था। ठीक है, आ गया समझ में। अरे हाँ नहीं बताओ, साइकिल का खोज मैकमिलन ने किया है, मैकमिलन लिख लीजिएगा। क्योंकि वहां पर जी का मान 0 होता है, खुरपति बॉयज लिखाया भी था, है ना, बताया भी था कि सर गुरु जी मैं मॉक लगा रहा था, क्वेश्चन आया था उसमें एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का फॉर्मूला। लास्ट में ये जो भी डाउट है ना, देखिए आज मैं आपके डाउट लूंगा, अपने डाउट अभी आप रखिए, है ना, लास्ट में मैं आपके डाउट लेता हूँ। ठीक है, अभी ह्यूमन हैंड वाला भी करेंगे, अभी रंपा जी थोड़ा सा इंतजार करिए, सब बताएंगे, चिंता मत करिए। आपका टारगेट 75 होना चाहिए, 75 टारगेट आपका 75 का रखिए टेस्ट मॉक में, कि 75 कम से कम आए। आगे चलें, कैंची, पिलास, नेल कटर, तराजू, सीसा, चापाकल, सब हो गया। चलिए अब इसके बाद की बात करते हैं, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक देखते हैं। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, चला, चापाकल को हैंडपंप बोलते हैं, गदर लगता है नहीं देखे हो तुम लोग, हाँ बताओ, ऐसा करोगे चापाकल का मतलब नहीं पता है, सनी देओल नाराज हो जाएंगे फिर, है ना। चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है लीवर ऑफ सेकंड क्लास, लीवर ऑफ सेकंड क्लास, या सेकंड क्लास लीवर हम लोग इसे बोलते हैं, सेकंड क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, या फिर इसे बोलते हैं हम लोग द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, है ना। अब देखिए यहां पर जो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है ना, इसका आप चित्र देखो, ठीक है, ये सेकंड क्लास लीवर है, आपको क्लियर नहीं आ रहा होगा चित्र। इसमें क्या होता है, लोड पॉइंट जो होता है ना बीच में होता है, लोड पॉइंट किधर होता है, इसमें बीच में, बाकी जो है वो आपका कहां पर होता है, एफर्ट पॉइंट, और जो आपका फ्लक्रम पॉइंट होता है वो साइड में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें लोड पॉइंट बीच में होता है, इसमें लोड पॉइंट किधर होता है, बीच में होता है, ठीक है, इसमें लोड पॉइंट बीच में होता है। तो याद रखिएगा इसमें आपका क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल में सरौता, हाँ। दूसरा एग्जाम्पल बताइए, कूड़ा वाली मशीन, कूड़ा फेंकने वाली, कूड़ा फेंकने वाली जो ट्रॉली होती है ना। और क्या क्या आ जाएगा बताइए, इसमें यहां पर देखो चित्र में, ये कूड़ा फेंकने वाली मशीन है, ये आपका सरौता है ना। और क्या क्या आ गया बताया,
नींबू निचोड़ने वाली मशीन, ठीक है, बिल्कुल नींबू निचोड़ने वाली मशीन हो जाएगी। नींबू निचोड़ने वाली मशीन, ठीक है। इस तरह कार का हैंडल भी हो सकता है ना, जैसे कार है, कार का हैंडल देखते हो, बीच में लोड पॉइंट होता है, साइड में हम फोर्स लगाते हैं और दोनों अलग, दूसरी तरफ क्या होता है, पेचकस होता है। तो कार का जो आपका गेट होता है, जब आप कार के गेट को ओपन करते हैं तो वहां पर भी आपका यही होता है, सेकंड क्लास लीवर ही है वो भी, ठीक है। अरे सड़ौता जिससे कि सुपारी वगैरह नहीं काटते हैं जी, वही होता है। इसमें और भी लिख सकते हैं, खैनी काटने वाली मशीन होती है, खैनी काटने वाली मशीन। चौथा लिख सकते हैं खैनी काटने वाली मशीन। ठीक है, क्लियर? नहीं, मक्खन निकालने वाला मशीन नहीं है ना। जेसीबी में लोड पॉइंट कहां पर होता है बताओ? हाँ, ट्रॉली बैग भी कह सकते हैं, ट्रॉली बैग भी जो होता है इसी का एग्जाम्पल है, ट्रॉली बैग भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। ट्रॉली बैग्स भी इसी का एग्जाम्पल है ना। आ गया सबको समझ में? अरे हाँ नहीं बताओ। चलिए अब इसके आगे की बात करते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट है लीवर ऑफ थर्ड क्लास, यानी थर्ड क्लास लीवर। चलें आगे। आगे चलें। चलिए नेक्स्ट है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, लीवर ऑफ थर्ड क्लास, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। एक सेकंड रुक जाओ, फिर ज्वाइंट वाला भी बताएंगे आपको, हमारे शरीर में कहां पर कौन सा होता है वो भी आपको बताएंगे। एक मिनट रुक जाओ। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, या ऐसे बोलते हैं थर्ड क्लास लीवर। इसमें कौन सा पॉइंट बीच में होगा बताओ? फ्लक्रम पॉइंट बीच में आ गया, लोड पॉइंट भी बीच में आ गया। अब इसमें क्या आएगा, है ना? अब इसमें क्या आएगा? इसमें अफर्ट पॉइंट जो होता है ना सर, इसमें अफर्ट पॉइंट बीच में होता है, बीच में होता है। प्रयास बिंदु मतलब किस में होता है? बीच में होता है। एग्जाम्पल में जैसे आपका फिशिंग रड, मछली जो पकड़ने वाला होता है ना, मछली पकड़ने वाला, देखो कभी मछली फंसाए हो पानी में, मारे हो मछली, बंसी जिसको बोलते हैं, हाँ ऐसे होता है ना, ऐसे इसमें यहां पर लगा देते हैं, कुछ पानी में ऐसे डालते हैं, है ना, ठीक है। तो फिशिंग रड जो होता है ये किसका एग्जाम्पल है? इसी का एग्जाम्पल है। लीवर का स्पेलिंग फिर से गलत हो गया, लीवर का स्पेलिंग ठीक तो है यहाँ पर, कहाँ पर लीवर का स्पेलिंग गलत हो गया बताओ? अच्छा यहाँ पर, अरे इसको देख लिख लेना, करेक्ट कर लेना, है ना, कहीं कहीं हो जाता है लिखने में ना, उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। आप लोगों को बता दिया है ना शुरू में ही, ठीक है, बात समझ में आ गई? अरे हाँ नहीं बताओ, क्लियर है? हाँ जी बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? झाड़ू भी, जैसे झाड़ू भी इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, झाड़ू, ब्रूम, हाँ झाड़ू है,
बाकी देखिए सबसे ज्यादा जो आपसे एग्जाम में सवाल पूछेंगे ना, वो पूछेंगे फर्स्ट क्लास लीवर से। फर्स्ट क्लास लीवर आपको याद रखना। झाड़ू हो गया, प्लस आपका जो वाइपर वगैरह है, वाइपर है जो घर में नहीं वाइपर वगैरह यूज करते हैं पानी वगैरह साफ करने के लिए, है ना, तो वो भी है आपका। ठीक है, बेलचा है, बेलचा भी आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, बेलचा। ठीक, अब जितना भी एग्जाम्पल लिखना है आप लोग लिख सकते हो। यहां पर आपको मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया ये? ठीक है, चिमटा देखो, चिमटा होगा, चिमटा भी होगा ना जी इसी में, चिमटा है ना। फायर टोंग, झाड़ू यानी ब्रूम। आ गया समझ में? अरे बेलचा नहीं बताया कि बालू वगैरह उठाने के लिए यूज करते जो हैं, यूज जो करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं, इसका एक बार देख लेते हैं। ये जो है ना हमारे जो ज्वाइंट होता है ना, जैसे देखो ज्वाइंट जो होता है, जैसे एक तो ज्वाइंट है मान लीजिए यहां पर, मतलब हमारे एडी का ज्वाइंट, जैसे मान लीजिए ये कोहनी का ज्वाइंट है, कोहनी वाला ज्वाइंट पहले समझो, ये जो कोहनी वाला ज्वाइंट है समझिएगा ध्यान से, कोहनी वाला जो, हाँ कुदाल भी लिख सकते हैं, कुदाल भी लिख सकते हैं आप, है ना, यहां पर कुदाल भी लिख लो। ठीक है, कई सारे एग्जांपल आपको समझ में कॉन्सेप्ट आ गया ना, मैंने वो समझना। ठीक है, पकड़ तो उसमें आएगा ना, पकड़ में फ्लक्रम बीच में था तो वो फर्स्ट क्लास में आ जाएगा, है ना, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, सरसी, सरसी। तो यहां पर देखिए जैसे हमारा ये ज्वाइंट है कोहनी वाला, ध्यान से आप समझिएगा। देखो यहां पर फ्लक्रम पॉइंट किसमें है, ये पैच कहां पर लगा है। अगर आपसे पूछे कोहनी का, हमारे कोहनी का जोड़ किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, हमारे कोहनी का जोड़ किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, बताइए। हमारे कोहनी का जोड़ किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण होगा, फर्स्ट क्लास के उत्तोलक का उदाहरण होगा। उसी तरह घुटने का जोड़, है ना, घुटने का जोड़ भी उसी का उदाहरण होगा। ठीक है, बस इसमें आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद पहले कुछ सवाल की, कैसे 4-5 2-3 सवाल, यहाँ पर 2 सवाल मैंने लिए हुए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में रेलवे में पूछा गया है। 2 सवाल है रेलवे का, पहले हम इसे देख लेते हैं, फिर हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये इतना ही छोटा टॉपिक है ना, इसमें बस इतना ही सवाल बनता है। जैसे किस तरह के सवाल बनते, मैंने 2 सवाल रखा हुआ है जो कि लीवर में पूछा गया था इससे। ठीक है, और इसका आप लोग बताइए। ये टॉपिक इतना ही बड़ा उदाहरण है, इतना ही बड़ा है ये, है ना। यहां पर क्या, विच स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू क्लास 2 लीवर इज ट्रू, ये सवाल पूछा गया, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या है, 3 है, सबको पता है ये। तो दूसरा क्वेश्चन जैसे पूछा है, फायर टोंग इज द लीवर ऑफ, फायर टोंग यानी चिमटा आपसे पूछ रहे, चिमटा, चिमटा क्या हो जाएगा, चिमटा पूछ रहा है, यहां पर सरसी नहीं है, चिमटा है, बताओ। इसी तरह का बस एग्जाम्पल पूछेगा या फिर उसी प्रॉपर्टी से सवाल पूछेगा, ठीक है ना। मैंने आपको हमें कॉन्सेप्ट समझाना था, बाकी आप सब खुद ही डिसाइड कर लोगे कौन सा मतलब किस प्रकार का लीवर है। और जितना एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो मैंने ऑलरेडी लिखा दिया है। 3rd क्लास का लीवर है ये। ठीक है,
अब 2-3 सवाल और है, उससे हम लोग कर लेते हैं, फिर हम लोग अगले टॉपिक को करेंगे स्टार्ट। तीसरा था स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट। 3 क्वेश्चन और है इसमें, वो 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग अगला टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये आपको मैंने बताया था ना जब आई थिंक हम लोग पढ़ रहे थे, कि नहीं बताया? अभी ये चीज आपको नहीं बताया है। द स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट इन प्रिज्म इज, ये प्रिज्म के द्वारा जो लाइट का ऐसे स्प्लिट कर जाता है ना 7 रंगों में, ये बताया आपको? अभी नहीं बताया है इसमें? कभी बताया था क्या? नहीं बताया था। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। 7 कलर में ये क्या होता है, टूटता है। 7 कलर में ये क्या होता है, विभक्त होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपन बोलते हैं, है ना। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, यहाँ पर होगा वर्ण विक्षेपन, फैलाव लिख दिया है। इसे हिंदी में वर्ण विक्षेपन बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, ठीक है। और जो ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपन है ना, इसको किसने खोजा? किसने था इसको? इसको खोजा था न्यूटन ने खोजा था। यानी न्यूटन ने ही सबसे पहले बताया था कि जो वाइट कलर है ना, जो सफ़ेद रंग है ना, वो कितने रंगों का मिश्रण होता है? वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। और इसमें हम लोग आगे चलेंगे तो बात करेंगे, सबसे यहाँ पर कम जो डेविएशन होता है, सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है, क्योंकि लाल रंग का जो फ्रीक्वेंसी होता है, आवृत्ति सबसे कम होता है, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसका आवृत्ति काफ़ी अधिक होता है, तरंग दैर्ध्य काफ़ी कम होता है। कई बार आपसे पूछा जाता है प्रकाश का जो रंग है, कोई भी प्रकाश है, उसका रंग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? तो प्रकाश का जो रंग है उसके किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्ध्य पर, उसके वेवलेंथ पर डिपेंड करता है किसी भी प्रकाश का रंग कैसा होगा, ठीक है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो इसका उत्तर है, अभी मुझे लगा था कि मैंने कभी कॉन्सेप्ट ये बताया, कोई बात नहीं है, इसे हम लोग जब लाइट पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। ये तो बताया हुआ, बताइए क्या होगा इसका उत्तर, फटाफट बताओ सब लोग। ये तो बताया हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। और इसी सिद्धांत पर काम करता है क्या? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन बम, है ना। जो हाइड्रोजन बम है ना, हाइड्रोजन बम, ये भी न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर ही काम करता है। कौन सा? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन। ये वन लाइनर वाला कॉपी में ना आप लोग लिख लेना, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन, ठीक है। इस सिद्धांत पर काम करता है हाइड्रोजन बम। और इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार याद रखिएगा एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर। ये पॉइंट आप लोग लिख लेंगे, एडवर्ड टेलर ने किया था, है ना। और न्यूक्लियर फिजन के सिद्धांत पर और अनियंत्रित न्यूक्लियर फिजन के सिद्धांत पर काम कौन करता है? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कौन काम करता है? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है कौन? तो याद रखिएगा परमाणु बम। और परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा परमाणु बम का आविष्कार किया था ओपेनहाइमर। लेकिन कभी अगर आपसे पूछा जाए ना कि नियंत्रित नाभिकीय विखंडन को खोजने वाले कौन थे, तो उसको खोजने वाले वैज्ञानिक जो थे ना, उनका नाम था ऑटो हॉर्न। ऑटो हॉर्न ने किसको खोजा था? तो उन्होंने नाभिकीय विखंडन को खोजा था, ठीक है। और परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ओपेनहाइमर। ये जो रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो सक्रियता या रेडियो धर्मिता, इसको किसने खोजा था? हेनरी बैक्वेरेल ने। ये सब पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। बैक्वेरेल, वन लाइनर वाले बुक कॉपी में हेनरी बैक्वेरेल ने खोजा था इसको। कब खोजा था? इन 1896। ईयर कब था? 1896 में खोजा था हेनरी बैक्वेरेल ने रेडियो एक्टिविटी को। और रेडियो एक्टिविटी के अंदर याद रखिएगा, जो रेडियो सक्रियता उसी पदार्थ के अंदर मिलेगा जिनके अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो होगा ना, वो या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.5 होता है, ठीक है ना। ये हम लोग अभी रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर बात करेंगे। जब हम लोग रेडियो सक्रियता पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर, वहाँ पर बताएंगे आपको कि ऐसे तत्वों में ही ये रेडियो एक्टिविटी का गुण मिलता है जिनमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है ना, वो क्या होता है? ग्रेटर देन 1.5 होता है या इक्वल टू 1.5 होता है, ठीक है। और ऐसा जो प्रॉपर्टी मिलता है वो हमें किस में मिलता है? जो 82 के बाद जितने भी
तत्व होता है ना, 82 एटॉमिक नंबर के बाद जितने भी एलिमेंट होते हैं उसमें ये प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलता है। लेकिन मेरा आप लोगों से सवाल है कि रेडियो एक्टिविटी का जो दर है, रेडियो एक्टिविटी का जो रेट है, वो किस यंत्र से मापते हैं, किस यंत्र से मापते हैं बताइए। हाँ जी चिंता जी, मैं ही करवाऊंगा आपको केमिस्ट्री भी। सर जी किस जगह पर जमीन पर पानी कहाँ है, किस मशीन से पता लगाते हैं और कितने गहराई तक पता लगता है, आज को आज आया था सर। उसके लिए होता है कुछ मतलब उसके लिए कुछ डिटेक्टर वगैरह होता है, उसमें ना कुछ क्या कहते हैं रेज वगैरह यूज़ होते हैं, है ना, उससे पता लगाते हैं। ठीक है, जीएम काउंटर, गुड। तो वन लाइनर वाले कॉपी में ये भी आप लिख लीजिएगा, जीएम काउंटर, जीएम काउंटर, या फिर जैसे हम लोग क्या कहते हैं गीगर म्यूलर काउंटर। पूरा फुल फॉर्म भी याद रख लेना है आप लोगों ने। गीगर म्यूलर काउंटर जो है ना, इससे मेजर करते हैं कि हम लोग रेडियो धर्मिता की दर को, रेडियो एक्टिविटी के रेट को। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो वन लाइनर वाले पॉइंट में ये सब आप लोग लिख लेना। ले सकते हैं कर्नल, है ना, बट थोड़ा अच्छा और लें तो ज़्यादा बेहतर है ना, वो भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है व्हाट इज ड्राई आइस। ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, ड्राई आइस क्या होता है ना, ड्राई आइस क्या होता है। कर देंगे वन लाइनर, मैं आपको बताया है ना मैंने, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं वन लाइनर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने बोला है ना आपको, तो आप निश्चिंत रहिए, जो मैंने बोला है वो मैं करूंगा। याद रखिएगा ड्राई आइस किसे कहा जाता है, सॉलिड CO2 को। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। और ये कैसा है, ये एक प्रकार का ऊर्ध्वपातित पदार्थ है ना। और यहाँ पर याद रखिएगा एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और एक सल्फर डाइऑक्साइड है। इस दोनों के बारे में याद रखिएगा कि ये दोनों जो है ना, साथ ही साथ यहाँ पर एक याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड भी। ये तीनों ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये तीनों ही अम्ल वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। थोड़ा सा जान लीजिए ये सब फैक्ट। अम्ल वर्षा की जब हम बात करते हैं ना, तो इसमें याद रखना 3 अम्ल होता है। एक होता है H2SO4, सबसे ज़्यादा यही होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। एक होता है नाइट्रिक एसिड, और एक होता है आपका H2CO3 कार्बनिक एसिड। यह अम्ल वर्षा में ये तीनों अम्ल होते हैं। लेकिन जो सामान्य वर्षा होती है ना सर, जो नॉर्मल रेन होता है, नॉर्मल जो बारिश होती है, याद रखिएगा नॉर्मल जो बारिश होती है ना, उसमें आपको थोड़ा बहुत ये अम्ल मिलेगा ही, थोड़ा बहुत आपको कार्बनिक एसिड मिलेगा, जो सामान्य वर्षा होती है। और अम्ल वर्षा हम लोग किसे कहते हैं, ऐसा वर्षा जिसका पीएच मान क्या होता है, लेस देन 5.5, जिसका पीएच मान जो 5.5 से कम होता है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन। और यहां पर एक जैसे NO2 है, उसी तरह एक होता है N2O। N2O इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं इसको। और याद रखना इसी नाइट्रस ऑक्साइड को ही क्या कहा जाता है, इसी को हम लोग हंसाने वाली गैस बोलते हैं। कौन सी गैस बोलते हैं इसको, हंसाने वाली गैस बोलते हैं। इसको थोड़ा सा सूंघोगे ना, हंसने लगोगे, और अगर ज्यादा सूंघ लिए तो बेहोश हो जाओगे, है ना। वो देखते हो कई बार डॉक्टर के पास जाते होगे दांत वगैरह उखड़वाने के लिए, या फिर कोई बॉडी में सर्जरी वगैरह होता है, तो डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाते हैं, या डॉक्टर एक चीज सूंघा देंगे, ठीक है। तो ये एनेस्थेसिया में एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में यूज किया जाता है किसका, नाइट्रस ऑक्साइड का। यानी बेहोश वगैरह करने के लिए, आपके किसी बॉडी के पार्ट को शून्य करने के लिए किसका यूज करते हैं, इस नाइट्रस ऑक्साइड का यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, याद रखना इन सब के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे हम केमिस्ट्री में आएंगे तो बहुत डिटेल में इस सब के ऊपर बात करेंगे। इसको हम लोग थोथे का तेल बोलते हैं। सर थोथा मतलब क्या होता है, एक पदार्थ होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल। क्या बोलते हैं इसे, ऑयल ऑफ विट्रियोल, ठीक है, ऑयल ऑफ विट्रियोल। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं अम्लों का राजा, किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं, किंग ऑफ ऑल एसिड्स भी बोलते हैं, है ना। और याद रखिएगा कि ये जो आपका एक होता है अम्लराज होता है सर, है ना, अम्लराज, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा एक्वारेजिया। क्या बोलते हैं इसको, एक्वारेजिया। ये जो एक्वारेजिया होता है ना सर, इसमें क्या होता है, इसमें HCl होगा, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, और क्या होगा, HNO3 होगा, नाइट्रिक एसिड होगा। ये 3:1 में मिला देते हैं तो ये अम्लराज बनाता है। तो अम्लराज अलग है, अम्लों का राजा अलग है। अम्लों का राजा ये है, अम्लराज ये है। HCl और HNO3 को 3:1 में मिलाते हैं, ठीक है। हाँ, इसका यूज ना, ये सोने के जो ज्वेलर्स जो होता है ना, जो सोने का ज्वेलरी वगैरह बेचते हैं,
वो क्या करते हैं, सोना को साफ करने के लिए इस एक्वारेजिया का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सोना और प्लैटिनम, याद रखना, गोल्ड और प्लैटिनम, ये जो दो धातु है ना, वो इसमें क्या होता है, पूरा डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है इसमें। ठीक है, ये पूरा इसमें क्या होता है, घुल जाता है। कौन? आपका सोना और प्लैटिनम, दो धातु, याद रखिएगा। कभी आप जाते हैं सुनार के पास तो सुनार कहता है कि दो, हम ना आपका ज्वेलरी दो दीजिए ना, एकदम फ्री में चमका देंगे। वो फ्री में कुछ नहीं चमकाता है। जैसे वो इस एक्वारेजिया का प्रयोग करता है ना, तो थोड़े से सोने के पार्टिकल्स क्या होते हैं, उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो कभी भी इस चक्कर में मत पड़ना, घर पे आया कोई, दीजिए आपका ज्वेलरी हम फ्री में साफ कर, आप खुश है ना, खुश नहीं होना है उसमें, उसका लालच है इसमें। ठीक है, तो आदित्य जी आपको पता होगा फिर, है ना, कोई अगर होगा सुनार तो मैं, मतलब ये रियलिटी है ना, तो उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, ऐसा होता है। अब देखिए, इसके बाद की बात करते हैं। तो यहां पर मेरा आप लोगों से सवाल है, पहला सवाल तो यह है कि रेन ड्रॉप्स जो होता है स्फेरिकल, यानी कि जो बारिश की बूंदें जो होती हैं वो गोल होती हैं, वो किस कारण से होती है, पहला सवाल है। और दूसरा सवाल है आपसे, पहला सवाल का पहले उत्तर दीजिए, फिर मैं दूसरा सवाल आपसे पूछता हूं। NO2 गैस किस रूप में होता है? गैस के रूप में ही होता है, किस रूप में होगा? पृष्ठ तनाव के कारण। गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, पृष्ठ तनाव के कारण। और दूसरा मेरा सवाल है आप लोगों से, ये पीएच स्केल, पीएच का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है इसका मतलब? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और इस पीएच स्केल को किसने डेवलप किया है? नहीं नहीं, उसमें नाइट्रस ऑक्साइड नहीं पाया जाता है। उसमें हम लोग बात करेंगे क्या मिलता है जब हम लोग केमिस्ट्री इन डेली लाइफ पढ़ेंगे ना, तो वहां पर। ठीक है, SP सोरेनसन ने, है ना, अब SP सोरेनसन, ठीक है, SP सोरेनसन ने डेवलप किया था इसे, पीएच स्केल को। चलिए सर, क्या हम बिल्कुल कर सकते हैं सर। अब आपके जो भी डाउट्स हैं आप लोग पूछ लो। अब आज नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, और कल से ना मैं वर्क एनर्जी पावर नहीं बल्कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कराऊंगा। पहले जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर था ना, तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कराऊंगा कल से। करवाना चाहिए, है ना, लेकिन वो जो एक्वारेजिया वगैरह है ना, उससे नहीं, है ना। गोल्ड में ऐसे भी क्या क्या कहते हैं, चमक उसकी बहुत जाती कहाँ है, वो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है गोल्ड, है ना। सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है पता है? प्लैटिनम है सबसे कम, उसके बाद गोल्ड है। और सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम है, फिर सोडियम। ये सब कराएंगे केमिस्ट्री जब आएंगे तो वहाँ पर करवाएंगे। उसको ऐसे नहीं पहचान सकते हैं फरहान जी, एक बार सूंघिएगा, सूंघ के अगर बेहोश हो गए या फिर एकदम खूब हंसी आ रही है तो समझ जाना नाइट्रस, N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड है ना। ठीक है सर, कोर्स खत्म होगा। कोर्स खत्म होने में आपके एग्जाम के पहले हो जाएगा, ये नहीं मैं बता सकता हूँ कब खत्म होगा, आपके एग्जाम के पहले होगा, है ना, ये इतना मैं बता सकता हूँ। गुरुजी अब मॉक का डाउट था, S=UT प्लस हाफ टी स्क्वायर। मॉक टेस्ट कहीं से भी लीजिए, है ना, कहीं से भी आप दो, मॉक सबका ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी मॉक दीजिए आप, लेकिन मॉक देना है। ताजमहल का कलर इसी अम्ल वर्षा के कारण ही येलो होता है, इसी नाइट्रिक एसिड और इसी सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के कारण। केमिस्ट्री इसके बाद, फिजिक्स के बाद कराएंगे। ठीक है, सल्फर की, दीपक जी, सल्फर। सूर्य के, हाँ, सूर्य के चारों ओर दीर्घाकार वृत्ता में, देखिए जब भी आप देखो ना, जब हम लोग बात कर रहे थे, ध्यान से आप समझिए, एक बच्चे का सवाल है, अच्छा सवाल है इसका। यहाँ पर देखिए, जब ये दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमेगा, समझिएगा, जो इनका भी सवाल है, आप सिंपल कॉन्सेप्ट समझो। यहां पर मान लीजिए अब सन है ना, यहां पर प्लैनेट है। अब यहां पर टी टाइम में बताइए ये इतना दूरी कवर कर ले रहा है, टी टाइम में ये इतना दूरी कवर कर ले रहा है ना, अपने पथ पर। वहीं पर इधर यहां पर टी टाइम में ये, जो टी टाइम में ये क्या कर रहा है, कम दूरी कवर कर रहा है। आप बताइए जब सबसे नजदीक होगा
इसका जो आपका वेग होगा यहां पर सबसे जब नजदीक होगा तो वह सबसे ज्यादा होगा, और जब सबसे दूर होगा तो वहां पर क्या होगा, सबसे कम होगा, क्योंकि यहां पर यह सबसे कम दूरी तय करा, एरिया बराबर कवर कर रहा है ना। लेकिन यहां पर इसका वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यहां पर क्या होगा, मिनिमम होगा। आ गई बात समझ में? फिजिक्स में अभी जितना दिन लगा है उतना दिन कम से कम और लगेगा, है ना। सेल्फ स्टडी के लिए अलग बुक से स्टडी करें, क्या आपकी इच्छा है कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है ना। ठीक है, हाँ, हंसाने वाली गैस भी बोलते हैं लाफिंग गैस को ही। सर पत्थर को डोरी से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ में घुमाया जाए तो डोरी, तो उस पर ना, उस पत्थर का जो भी डोरी है ना, उसका एक टेंशन दिया होगा क्वेश्चन में, वो डोरी कितने फोर्स को बर्दाश्त कर सकता है वो दिया होगा, और उस डोरी का लंबाई दिया होगा, तभी आप बता सकते हो, ऐसे नहीं बता सकते हो, है ना। कल हम लोग पढ़ेंगे, याद रखिएगा, कल हम लोग पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी पदार्थ के सामान्य गुण, पदार्थ के सामान्य गुण हम लोग पढ़ेंगे। कम से कम आपका रिवीजन मिनिमम 3 से 5 बार आपका रिवीजन होना चाहिए, 3 से 5 बार कम से कम। नोट अपना बनाइए, पीडीएफ पर डिपेंड मत रहिए, है ना। नोट बनाइए, खुद के नोट सबसे अच्छे होते हैं, है ना। एक ऊपर जो इक्वेशन वाला डाउट है बच्चे का, एक थोड़ा दिखाइएगा। हाँ, ये आर के कोरी, एन एस इज इक्वल टू क्या है, यू टी प्लस क्या है, एस इज इक्वल टू यू प्लस, मैं ना आपका क्वेश्चन एक्चुअली मैं ना समझ में नहीं आ पा रहा है कि एस इज इक्वल टू आपने क्या लिखा हुआ है, यू प्लस ए बाई टू इंटू 2t माइनस 1, ये लिखा है आपने। इस इक्वेशन था टी वा पार्ट दिया था, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आपका डाउट क्या है। इक्वेशन तो मुझे समझ में आया कि शायद आपने ये लिखा हुआ है u प्लस ए बाई टू इंटू 1/2t माइनस 1, यही लिखा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा आपने क्या लिखा है। आप ना अपने डाउट ऐसे डाउट सेक्शन में डाल दो, है ना, फोटो खींच के या जैसे भी टाइप करके डाउट सेक्शन में डाल दीजिए जो भी डाउट होता है। इसमें क्या पूछ क्या रहा था सर, अब अनुबंध और 12th में फिजिक्स का बहुत नोट बना है, तो उस वो आपके काम का, बहुत काम का नहीं होगा कर्नेल। यहाँ पर देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फिजिक्स पूरा डिफरेंट होता है, और जो आपका 11th 12th का फिजिक्स वो पूरा डिफरेंट होता है। पूरे 11th 12th के कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम नहीं आते हैं, इसमें अलग अलग फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, है ना। ठीक है, ठीक है। चलिए, वो मिलता है मार्केट में, केमिकल्स मिलते हैं आयुष जी मार्केट में, है ना। ठीक है, थैंक यू सानू, थैंक यू सो मच। चलिए, अब आपसे मिलते हैं हम लोग, डाउट सेक्शन ऐप में ही रहता है ना। आप जब कोर्स वो करेंगे ना ओपन, तो वहीं पर डाउट सेक्शन भी रहता है, उसमें आप अपने डाउट्स वो कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अब आपसे कल से हमारा देखिए, कल से लेकर के जो पूरा नेक्स्ट वीक है, हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का, और ये सबसे डिफिकल्ट और सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स के पूरे कॉन्सेप्ट हैं इस टॉपिक में, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, कोहेसिव फोर्स यानी ससंजक बल, असंजक बल, है ना, स्ट्रेस यानी प्रतिबल, स्ट्रेन, विकृति, कई सारी चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ह्यूमिडिटी क्या होता है, अलग अलग चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। पूरा नेक्स्ट वीक हमारा यही टॉपिक चलेगा, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, ग्रेविटी भी था, ग्रेविटी से लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट है ये टॉपिक, ज़्यादा मुश्किल टॉपिक है, लेकिन हम लोग मतलब पूरा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से बहुत सवाल आपके पेपर में बनते हैं। तो कल से हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे। अजीत, आपका डाउट क्या एक बार बताइए, हो सकता है डाउट दिखा नहीं हो, है ना। एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ेंगे किंग जोंग जी, अभी एसिड बेस सॉल्ट में मत जाइए, है ना, वहां पर पढ़ेंगे हम लोग।
ठीक है। अभी ब्रजेश जी वो फिजिक्स के बाद ही होगी, है ना। धनुष से छूटा हुआ तीर किसका एग्जाम्पल है? धनुष से छूटा हुआ तीर यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होता है और पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। चलिए अजीत, अब आप अपने डाउट को कल पूछ लीजिएगा, है ना। हो सकता है मैंने डाउट देखा नहीं हो, है ना। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।